हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज टॉप 10 टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि प्रासर ध्वनि की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन बी 2,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन सी 200 हर्ट्ज से ऊपर और ऑप्शन डी जो है 2 लाख हर्ट्ज से ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि जो पहला है कि अपसर्प तरंगे होता है। कितने? अपसर्प तरंगे। जो अपसर्प तरंगे है 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को हम क्या कहते हैं? अपसर्प तरंगे कहते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट है, इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, जैसे भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तरंग। समझ गए ना? कि मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है, मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। किसे? जो अपसर्प तरंगे होता है, जिसका जो मान होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। कितने? 20 हर्ट्ज से कम होता है ना? तो उसे आप क्या कह सकते हैं? अपसर्प तरंगे, जिसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकते हैं। जैसे भूकंप की तरंगे, ये अपसर्प तरंग है जिसे मनुष्य का कान नहीं सुन। चलिए दूसरी पॉइंट, दूसरी है कि श्रव्य तरंगे होता है। क्या होता है? एक श्रव्य तरंग जिसे सुना जा सकता है। इसका मान होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। कितने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच इसका मान होता है, तो जिसे श्रव्य तरंगे कह सकते हैं। इसे जो मान मनुष्य है इसे सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे है कि हमारा कान सुन सकता है इसे। किसे? हमारा कान सुन सकता है। किसे? जो श्रव्य तरंगे है उसका जो श्रव्य है मान होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, उसे हमारा कान सुन सकता है। चलिए तीसरी पॉइंट है कि एक होता है तीसरे के प्रसर्व तरंगे, जिसका मान होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे है तो क्या है? हमारा कान नहीं सुन सकता है, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या पढ़ा कि ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक अपसर्प तरंगे, एक क्या होता है जिसका मान होता है 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग रहेगा, सो अपसर्प तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, जैसे भूकंप की तरंग। एक होता है श्रव्य तरंगे, जिसका मान होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे हमारा कान सुन सकता है। और एक होता है प्रसर्प तरंगे या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होता है, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। बात समझ में आ गए? तो ये फैक्ट जो है आपको याद कर लेंगे तो ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आपको याद करना ही करना पड़ेगा ये 3 पॉइंट। फिर से बता देते हैं, ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होते हैं। एक सर्प तरंग होते हैं, एक अपसर्प तरंग होते हैं, एक परासर्प तरंग होते हैं। जो अपसर्प तरंग होते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को अपसर्प तरंग कहते हैं, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है, जैसे भूकंप की तरंग हो गया। एक श्रव्य तरंगे होता है जिसका मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, तो इसे हमारा कान सुन सकता है। तीसरे पॉइंट है कि परासर्प तरंगे, जिसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को परासर्प तरंगे कहते हैं, जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होते हैं। ऑप्शन ए 1 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन सी 1,000 डेसिबल, ऑप्शन डी 10 डेसिबल। इसका मान क्या होगा? आप जल्दी से बताएंगे इसका मान क्या होगा, है ना? इसका मान हो जाएगा 100 डेसिबल। क्या? 100 डेसिबल। ठीक है।
एक वायुयान के ध्वनि समानता इसके संगत लगभग कितने होता है, 100 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसका ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक और ऑप्शन डी श्रव्य ऑडिबल ध्वनि। आपको पता चला गया होगा कि क्या है, तो इसका आंसर डी होगा। क्या है? डी। कि जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जिसका रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे ऑडिबल ध्वनि यानी श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए होता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों की बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 4 अब जल्दी से बताएंगे। इसका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल किस लिए प्रयोग होता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। इसका कुछ वीवीआई पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि की मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ये आपको ये पॉइंट याद कर लेंगे। कितना? 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर मानव कान तक पहुंचता है तो ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जो मानक ध्वनि 60 डेसिबल है, 60 डेसिबल है। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। भारत में जो मानक का जो स्टैंडर्ड है साउंड का जो रेंज रखा गया है वो 60 डेसिबल रखा गया है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इससे एक पॉइंट और है, ये भी याद कर लेंगे कि 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया असंतुलन होने लगती है। कैसा होने लगती है? असंतुलन होने लगती है। तो 3 पॉइंट है। देखिए कि पहला तो पॉइंट है आपके डेसिबल। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए एक यंत्र है। तो 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक है, यानी 85 से नीचे ही है तो हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, और भारत में जो स्टैंडर्ड साउंड का रेंज रखा गया है वो 60 डेसिबल है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। और तीसरी पॉइंट है कि अगर 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया को असंतुलन कर देता है। तो आपको देखिए पहला पॉइंट है कि भारत में जो 60 डेसिबल भारत में मानक रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर 60 से ऊपर भी जाता है तो 80-85 तक ठीक है, लेकिन 85 से जैसे ऊपर बढ़ते हैं, 85 डेसिबल से जैसे अगर ऊपर बढ़ते हैं तो ये हानिकारक है। और अगर 100 डेसिबल से अधिक हो जाते हैं तो ब्रेन के लिए असंतुलन हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथी पॉइंट है कि 1 कैलोरी 4.2 जूल का होता है। ये पॉइंट याद कर लेंगे। 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी पराबैंगनी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के जल्दी से बताइए कौन से चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो ये पॉइंट है, याद कर लेंगे आप। यांत्रिक तरंग को कैसे बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन को। तो ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। 3 पॉइंट, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, आंतरिक तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? किसकी बनी? फोटोन की बनी होती है। ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ आंतरिक तरंगे, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 वाला जवाब दे पाए होंगे, कितना? अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका कुछ फैक्ट है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है, इसके समानांतर होती है, तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद करना, ठीक है। चलिए दूसरी पॉइंट है कि अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा के माध्यम के कणों की कंपन की दिशा की लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ कहते हैं। एक पॉइंट एक है और दूसरे पॉइंट कहने का मतलब है, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कण की करने की दिशा के समानांतर हो, जैसे कि ये सीधा सीधा इसी का होता है, कैसा होता है? इसी का दिशा में, ये हो गया समानांतर, इसी का दिशा में समानांतर हो गया, ये तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती है, कैसे? ऐसे ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग हो गया। तो ये हो गया अनुप्रस्थ, ये पहला, और ये दूसरा हो गया, है ना। तो इसी तरह से आप याद कर लेंगे पॉइंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ध्वनि तरंग होती है, तो ऑप्शन ए हो गया परिवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवण, और ऑप्शन डी विवर्तन। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्रुवण। क्या हो जाएगा? ध्रुवण, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ध्रुवण गुण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है ना। जिसका समानांतर चलता है अनुप्रस्थ, और जो उसका तरंग क्या चलता है, जैसे कि समांतर चला तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य, और एक चलता है लंबवत तो इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो ध्रुवण एक गुण है जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। ये पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको, है ना। इस पॉइंट को आप याद कर लें कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बीच का जो अंतर स्पष्ट करता है वो ध्रुवण की घटना। ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए दूसरी पॉइंट है कि ध्रुवण की घटना प्रकाश में प्रदर्शित की जा सकती है। तो यह है ना, ध्रुवण की घटना कहाँ होती है? प्रकाश में ही प्रदर्शित की जाती है और ध्वनि में नहीं। तो ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के बीच जो अंतर बता रहता है, तो प्रकाश में प्रदर्शित की जा सकती है ध्रुवण, और ध्वनि में नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे के बारे में याद कर लेंगे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी विकृति जन्य, और ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी हृदय वाहिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, विकृति जन्य। इसका कुछ फैक्ट देखिए, सीटी स्कैन में भी इसी किरण का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन जो होता है तो इसी किरण का प्रयोग होता है, यानी कि एक्स रे का प्रयोग
सीटी स्कैन में भी होता है। ठीक है, तो विकृति जन्य का प्रयोग एक्सरे में किया जाता है और सीटी स्कैन में भी इसी किरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी निर्वात में और ऑप्शन डी तेल में। बताएंगे कि ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, कारण कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है ना। ठोस, द्रव, गैस, ये सब में जरूरत होती है, लेकिन अगर निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, कारण कि इसे चलने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। चलिए इसका कुछ वीवीआई फैक्ट है जिसके जानते हैं। पहला पॉइंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे है। ये पॉइंट आपको याद कर लेंगे आप। ध्वनि तरंगे कैसी है, तो अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे है ये point। ठीक है, दूसरी पॉइंट है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। तो यहाँ दोनों में याद कर लेंगे, इसमें आप फंसेंगे नहीं, फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। धा से ध्वनि, धा से अनुदैर्ध्य हो जाता है। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है, दोनों में डिफरेंस आप समझ लेंगे और दोनों को अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को अंतर करने वाली घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ठोस में अलग होती है, द्रव में अलग होती है और गैस में। तो जैसा जैसा मीडियम रहेगा ध्वनि का चाल उस पर निर्भर है। आप इस पॉइंट को भी याद करें। चौथी पॉइंट है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। मैंने बताया अभी कि ध्वनि को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो इसके लिए जैसे कि ठोस में अलग होती है, द्रव में अलग होती है और गैस में अलग होती है। तो यही बताया जा रहा है कि माध्यम के प्रस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि ठोस में उसका डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, द्रव में कम होता है, उससे कम गैस में होता है, तो इसी तरह से इसका चाल भी होता है। तो आप 9 क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोनार में किस तरंगे का प्रयोग होता है। सोनार में किस तरंगे का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए पराध्वनि का और ऑप्शन बी अवध्वनि का, ऑप्शन सी रेडियो का, ऑप्शन डी श्रव्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पराध्वनि का, है ना। तो आप ये चीज याद कर लेंगे, सोनार में किस तरंगे का प्रयोग होता है, तो पराध्वनि का। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। जैसे सोनार, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। वो सोनार इंग्लिश वर्ड है SONAR। ठीक है, का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। एस से साउंड, एस से साउंड हो गया, एन से नेविगेशन, एंड से ए से एंड हो गया, आर से रेंजिंग हो गया। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपको याद करना। दूसरी पॉइंट है सोनार के द्वारा पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। सोनार का उपयोग क्या है, तो सोनार के द्वारा पानी में जो डूबा हुआ वस्तु रहता है उसको पता लगाने का कार्य सोनार के द्वारा किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। ठीक है, सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है ना उसमें भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गोताखोर, जो गोताखोर होता है सोनार का उपयोग संकेत प्राप्त करने में करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट हो गया, तो 4 पॉइंट इससे आप याद कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहीं से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो टॉप 10 सीरीज का जो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं मैं, ये क्या है, क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर्स में जो सोल्व पेपर है उसी का मैं करा रहा हूं। और यहाँ से क्वेश्चन बराबर आता ही आता है, कारण कि क्वेश्चन बैंक से मैं जो क्वेश्चन उठाया हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए आप इसे मतलब स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा,
है ना। चलिए एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सोनार से जितना भी प्रश्न बने गए हैं, तो सोनार में किस तरंगे का प्रयोग होता है, तो पराध्वनि का। 4 पॉइंट है, इसे भी याद कर लेंगे। जैसे सोनार, सोनार का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा बात है सोनार के द्वारा पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाता है, ये चीज भी याद करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट है सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। और चौथी पॉइंट है आपको गोताखोर सोनार का उपयोग किस लिए आता है, संकेत प्राप्त करने में किया जाता है।